बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज ऑपोजिशन की 11 जमातों ने लाहौर में जलसा किया। इस जलसे का बहुत अरसे से चर्चा था और इसके बारे में बहुत कहा जाता था कि ये बहुत बड़ा जलसा होगा। उसके साथ साथ ये कि इसके लिए तैयारी बड़ी की गई, इसके लिए कॉर्नर मीटिंग्स की गई, इसके लिए छोटे छोटे जलसे किए गए, घर घर जाके लोगों को तलकीन की गई कि आपने जलसे में आना है। लेकिन अगर हम देखें तो रिस्पांस उस किस्म की नहीं रही। जलसा अपने तौर पे हुआ जरूर, लेकिन इस जलसे में उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए जितनी कि तवक्को थी। और मेरा अपना अंदाजा है कि क्वाइट पॉसिबल कि लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से, कोविड-19 एक ऐसा इशू है कि हर इंसान उसकी फिक्र करता है। जालिम तो वो हमारे लोग हैं, सियासतदान, वो हुकूमत में हो या कहीं भी, वो अपने जलसे जुलूस करने से बाज नहीं रहते, लोगों को इकट्ठे करने से बाज नहीं रहते, उनकी जानों से खेलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो समझदार लोग हैं जो ऐसे मौके पे इस वबा से बचाव के लिए तदाबीर करते हैं और वो जलसों में नहीं जाते। बाहर सूरत ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से इनके जलसे में लोग कम आए हों, लेकिन डेफिनेटली ये पावर शो वो नहीं था। अब बात यह है कि अगर ये बहुत बड़ा जलसा भी होता तो इसका इलेक्शन के नुक्ता निगाह से अगर देखें तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। वजह उसकी ये है कि ये लोग जो जमा किए गए, ये कोई 20-22 शहरों से, पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करके लाए गए। लाहौर के लोग भी थे, लेकिन बाहर से भी लोग लाए गए, बहुत ज्यादा बाहर से आए। खास तौर पे जो अजला लाहौर के आसपास हैं वहां से दुनिया आई। और फिर ये है कि मदरसों के बच्चे, नूरानी साहब की अपनी उनके मदरसे हैं, वो कराची तक से लोगों को लेके आए। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के मदरसे हैं, उनके लोग बहुत आए। वो होते हैं काफी ज्यादा नज्म जब्त वाले, उनको एक इशारा करें तो वो चल पड़ते हैं। और डंडा बरदार लोग भी थे जो कि मदरसों से ही थे और वो इस जलसे में मौजूद थे। लिहाजा इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये लोग चले जाएंगे वापस अपने अपने इलाकों में, वहीं इलेक्शन लड़ेंगे, अगर कल कोई इलेक्शन हो वहीं वोट देंगे। और ये जलसा अगर बहुत बड़ा भी होता तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब बात यह है कि अक्सर कहा जाता रहा कि ये जो इमरान खान ने भी जलसे किए, बिल्कुल किए इमरान खान ने, लेकिन वो ऐसे थे कि उनसे जान छुड़ाई जा सकती थी, वो जलसे अवॉइड कर सकते थे। पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और इमरान खान 4 सीटों का कहता था, वो खोल देते, 1.5 साल वो कहता रहा और आपने नहीं की, तो वो नतीजा ये कि उसको धरना उसने किया। इसी तरह कादरी साहब ने 76 दिन का धरना किया एक एफआईआर लिखवाने के लिए। अगर आपने 14-15 लोग मॉडल टाउन में मार ही दिए थे तो एफआईआर दर्ज हो जाती, उसका भी बहाना खत्म हो जाता। बहरहाल वो धरने कुछ और नियत थे, लेकिन एक चीज वाजह है कि उन धरनों की वजह से भी हुकूमत नहीं गई। हुकूमतें इन चीजों से नहीं जाती। अब इल्जाम तराशियां, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब बातचीत की तरफ आना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि बातचीत किन नुकात पे, इनमें जो कुछ ये बात करते हैं उनमें कौमी मसला तो है कोई नहीं जिसके ऊपर बातचीत की जाए। आप देखिए कि अगर कौमी मसले का ख्याल होता तो ये तहरीक चली उस दिन है जिस दिन के भारत ने कश्मीर को अपने यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया, आर्टिकल 370 खत्म किया। ये उस वक्त की बात है कि मौलाना ने धरना किया। बहुत सारे लोग कहते थे कि मौलाना ने तो भारत की मदद की। अब बात यह है कि अगर आपके तमाम एक्शन इसी किस्म के हों कि उससे मुल्क का नुकसान हो और बाहर की कुव्वतों का फायदा हो, तो फिर आपने किया क्या? अब बात मैं कर रहा था कि क्या मज़ाकरात की तरफ हम जा सकते हैं। मज़ाकरात, मैं समझता हूं कि अगर आप इलेक्शन को नहीं मान रहे, आप ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन ही दुरुस्त नहीं थे, लिहाजा हुकूमत जानी चाहिए, तो फिर मज़ाकरात किस बात पे? हुकूमत के पास कौन सा ऐसा फिर रह गया नुक्ता जिस पे वो मज़ाकरात करें, वो क्यों जाएं? जबकि एक चीज वाजे है कि सिर्फ आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग्ड है, आज दिन तक आपने एक भी सबूत नहीं दिया। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शनों में धांधली नहीं की होगी? क्या यहां पे मुस्लिम लीग ने नहीं की होगी? जो मुस्लिम लीग के लीडर जो दीदा दलेरी से अपने जायदादों का हिसाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाली कागजात पेश करते हैं, वो जाली वोट नहीं डलवा सकते। तो धांधलियां तो बहुत हुई होंगी, लेकिन वो इंडिविजुअल केसेस भी सामने आ सकते हैं। ये नहीं कोई कह सकता कि ये इलेक्शन जो थे वो इस तरह रिग हुए कि उसका कोई नतीजा ही और निकल सकता था। वो बड़ी चीज वाजे है। यूरोपियन यूनियन ने उनके ऑब्जर्वर्स आए हुए थे यहाँ पे, जो उन्होंने रिपोर्ट जाके सबमिट की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर थे।
यहां पे हमारे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके ऑब्जर्वर सारा साल वो नोट रखते हैं और इलेक्शन से बहुत पहले यहां पे काम शुरू कर देते हैं, उन्होंने कहा कि ये पिछले 2 इलेक्शनों से, 2008 और 2013 के इलेक्शन से ज्यादा शफाफ इलेक्शन थे। उसके बावजूद अगर आप इलेक्शन मुतनाज़ा करते हैं तो फिर हुकूमत आपसे किस बात पे बात करे? सो बातचीत का रास्ता नहीं है। और अगर हुकूमत आज नरमी दिखाए, बातचीत के लिए कहे, तो मुझे 100% यकीन है कि ऑपोजिशन बातचीत की तरफ नहीं आएगी। उसकी वजह कोई इशू नहीं है, कौमी इश्यूज नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारे जैसे जैसे इनके करप्शन के केसेस खुलते गए, वो सारा मसला बनता गया और उसके साथ साथ फिर ये मुकदमा खड़ा हो गया और आपने देखा कि एक एहतजाज इतना बड़ा और असल किस्सा वहां पे करप्शन का है। अब आप देखिए कि यहां पे तकरीरें, चंद एक की मैं बात करता हूं। महमूद खान अचकज़ई ने तकरीर की। आप सोचिए कि वो लाहौर में खड़ा होकर तकरीर कर रहा है और लाहौर में वो हजरत फरमा रहे हैं कि इन लाहौरियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, सिखों का साथ दिया, अफगानिस्तान की जमीन कब्जा कर ली। भाई तुम अफगानिस्तान की वकालत करते हो तो उधर चले जाओ। फिर मैंने शख्स के मुंह से कभी नहीं सुना कि इसने पाकिस्तान की हमायत की कोई बात की हो। कराची में था तो उर्दू के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि हमने कुछ दिन ही पहले, कुछ हफ्ते पहले एक डोजियर इशू किया जिसमें हिंदुस्तान का कराया हुआ सारा टेररिज्म उसका जिक्र था, बताया। लेकिन उसमें हमने ये साथ वाज़ेह किया कि ये अफगानिस्तान की सरजमीन से करते हैं टेररिज्म। 66 वहां पे हमने बताया कि फला फला जगह पे वहां पे कैंप्स मौजूद हैं, वो बेस कैंप्स मौजूद हैं जहां पे दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की जाती है, उनको वहां से लाके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है। और अभी चंद दिन पहले 5 अफगानी जो हैं दहशतगर्द, वो हमने शादरा लाहौर से पकड़े। क्या पाकिस्तानी होते हुए इस महमूद खान अचकज़ई की जिम्मेदारी नहीं कि अगर ये अफगानिस्तान के साथ इसके कोई ताल्लुकात है तो उनको मजम्मत करें, उनको बताए कि आप लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं? लेकिन ये तो है ही नहीं ना। वफादारियां कहीं और है, ये चरागाह है पाकिस्तान, यहां से खाना पीना है। और ये काम सिर्फ एक नहीं, इनके काफी सारे लोग हैं जो मतलब 3-4 पार्टियां यहां पे तो कम से कम वो हैं जो, मौलाना फजल रहमान को देख लें, धरना शुरू किया जब कश्मीर का मसला खड़ा था। आप कश्मीर कमेटी के 10 साल चेयरमैन रहे हैं, धेले का काम नहीं किया, तो आज ही कश्मीर का मसला खड़ा था तो आप उसके लिए उठ के आवाज अपनी बुलंद करते नहीं। पूरी कौम की तवज्जो उन्होंने उस कश्मीर के मसले से हटा के अपने धरने की तरफ कर दी। पूरा मीडिया वहां पे बैठा हुआ था और मैंने आज दिन तक मौलाना के मुंह से कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं सुना। यही हाल एएनपी का है, वो भी अपने आप को अफगानी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो एक तो ये मजमा जो था ये इन लोगों का है जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी होने के नाते इसके ऊपर से ईमान उठ जाता है, इससे फेथ उठ जाता है। अब उसके बाद आप देखिए कि मरियम ने तकरीरें की, उसने कहा जी अब ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। भाई एनआरओ किस बात का एनआरओ? एनआरओ मांग रहे थे आपने मोहम्मद जुबैर साहब को लॉन्च किया हुआ था। जिस दिन मोहम्मद जुबैर साहब को ये वहां से छुट्टी कराई गई और बताया गया कि बाजवा साहब एनआरओ नहीं लेके दे सकते इमरान खान से, उस दिन के बाद से आपने अफवाज के खिलाफ, बाजवा साहब के खिलाफ अर्जासराई शुरू कर दी, मियां साहब ने तकरीरें शुरू कर दी। ये हकीकत है। और फिर के जी ये आटा चोर, चीनी चोर, चीनी के कारखाने इन लोगों के हैं। हुकूमत के साथ बैठे हुए लोगों के 2-3 लोग हैं जिनके कारखाने हैं, जहांगीर तरीन है, खुसरो बख्तियार वगैरह है 2-1, लेकिन 14 चीनी के कारखाने तो ओमनी ग्रुप और जरदारी साहब के हैं। और इसी तरह 3 या 4 कारखाने जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ वगैरह इन लोगों के हैं। खा पी ये गए और आप दूसरों को कह रहे हैं। इसी तरह आप गंदम का देख लें, उसको रोटी चोर कह रहे हैं। रोटी चोरी आपने भी की, आपने सस्ती रोटी का सारा ड्रामा रचाया, उसमें पैसे खा गए लोग। आज भी आप देखें तो इनका आधा खानदान, आधा क्या तकरीबन सारा खानदान, शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा के अलावा उनका दामाद, बेटा, मियां साहब के बेटे, मियां साहब खुद, ये सारे भागे हुए लंदन में बैठे हैं इसहाक डार समेत। खुद भी ये जाना चाह रही थी, नहीं जाने दिया तो रह गई यहां पे। अब इन हालात में अगर वो करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, तो आके इधर बैठते। 1993 में जिन अपार्टमेंट्स में रह रहे थे उनका इन्होंने जारी यहां पे कागजात दिए कि जी हमने 2006 में खरीदे। तो बात यह है कि आप धोखा किसको देते हैं? आप इमरान खान से मांग रहे हैं परफॉर्मेंस, जबकि उसने 2.5 साल या 3.25 साल हुकूमत की है। आपने तो 15-15 साल की है, 3-3 टेन्योर लिए दोनों पार्टियों ने।
अगर 3-3 टेन्योर में आप नहीं ले सके, कुछ कर सके, उससे 2.5 साल में मांग रहे हैं, उसको 5 तो पूरे करने दें। अगर आप आज उसको निकाल दें, हो सकता है जो उसने वादे की वो 5 साल बाद भी पूरे ना हो, लेकिन कम से कम उसके पास ये बहाना नहीं होगा कि जो मुझे तो वक्त ने पूरा करने दिया, जो मियां साहब आज रोज बहाना लगाते हैं। अगर वो वक्त 5 साल पूरे करता है और फिर भी अगर वो अपने वादे उसमें से पूरे नहीं करता, तो बिल्कुल हक बजाना हर कोई उसको चाहिए कि भाई उसको ना आइंदा वोट दे और तनकीद भी करे। लेकिन आप 15-15 साल हुकूमत करके अपने मनपसंद लोगों को भर्ती करके, मनपसंद लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे हर अदारा बर्बाद किया आपने, उसमें अपने चेले चांटे डाल के। और फिर स्टील मिल, आप पीपल्स पार्टी का देखिए, स्टील मिल में 1300 लोगों की गुंजाइश है और उसमें आपने 30,000 लोग भर्ती किए। वो लोग वहां होते ही नहीं थे, तनख्वाहें खा रहे हैं वहां से। वो एमक्यूएम के भी थे, वो पीपल्स पार्टी के भी थे। कौन सा अदारा है जो अब 100-100 200-200 गुना ज्यादा वहां पे भर्ती कर दी जाए आदमियों की और वो तनख्वाहें खाते नहीं और वो अदारा कामयाब हो जाएगा? वो चल ही नहीं सकता। फिर यूनियन है वहां पे। तो ये तो हशर किया इन्होंने मुल्क का, और उसके बाद आज वो 2.5 साल वाले के पीछे पड़े हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि हो सकता है वो, आप बिल्कुल तनकीद ठीक है, उसने ठीक काम नहीं किया, नहीं करता होगा, बहुत सारी हमें भी शिकायत हैं, बहुत सारी आवाम को होंगी, लेकिन ये चीज भी दुरुस्त है कि अभी 2-2.5 साल हुए हैं और अगर आज उसको निकाल दिया जाए ऐसा, तो उसके पास बहाना होगा पीटीआई के पास कि हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए, वरना हमने तो बड़ा कुछ कर देना था। और फिर क्या वो इनको आके चैन से बैठने देंगे? कभी भी नहीं। अगर कल किसी और की हुकूमत आ जाती है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। इमरान खान को वोट लोगों ने दिए सिर्फ इस वजह से कि हर कोई कहता था कि 3-3 दफा जिन लोगों को आजमा लिया उनको दोबारा क्यों लेके आए। लेकिन ये तो बदकिस्मती होगी मुल्क की कि जिन्होंने खाया, लूटा, बर्बाद किया इस मुल्क को 3-3 दफा लग के, फिर वापस हम उन्हीं को ले आए। हर सूरत ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला होगा, लेकिन अवाम को सोचना चाहिए इन चीजों पे। अब बात यह है कि इन्होंने बात की कि जनाब कोई डिलीवर नहीं किया, फला काम नहीं हुआ, फला यूनिवर्सिटी नहीं बनी, फला कॉलेज नहीं बनाया, इन्होंने अस्पताल नहीं बना। बिल्कुल ठीक है, आपने क्या बनाया था? आपके दौर में जो चीज बनी पंजाब में, तो उसका रिकॉर्ड ही जलता रहा। आज 2.5 साल हो गए, मुझे बताए कोई रिकॉर्ड जले गए? यानी शहबाज शरीफ साहब का लाहौर का दौर, पंजाब का, और हर रोज किसी न किसी महकमे में आग लगी होती थी। जब तक इन्होंने अपने करप्शन के सारे निशानात मिटा नहीं दिए, हर कोई रिकॉर्ड जला नहीं दिया, ये चैन से नहीं बैठते थे। तो ये तो सूरत हाल है। अब बात यह है कि इन्होंने इतने नारेबाजी की, उसके बाद बिलावल आए, उन्होंने भी अपने भुट्टो के कारनामे हमें गिनती करवाने शुरू किए। लाहौरियों, आपने बड़ी ये कुर्बानियां दी, फलाने जहांगीर बदर का किस्सा, और बहुत सारे लोगों को उसने कोड़े खाए, ये बिल्कुल हुआ। लेकिन आपके नाना में ने भी तो धांधली की थी ना इतनी बड़ी इलेक्शन में, जो उन्होंने मानी बाद में। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो इलेक्शन कराया, उसका इन्हीं पार्टियों ने, जो आज इधर बैठ के स्टेज पे बड़े बीन बजा रहे थे, इन्हीं लोगों ने उस जमाने में उनकी मुखालफत की, क्योंकि उन्होंने कहा जी भुट्टो ने धांधली की है, और बहुत बड़े पैमाने पे धांधली थी। वहां उस जमाने में इलेक्शन 2 हिस्सों में होते थे, नेशनल असेंबली का एक दिन और फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन प्रोविंशियल असेंबली के। प्रोविंशियल असेंबली का सारी इन पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया, उनके हमने नहीं जाना उसमें, क्योंकि इन्होंने जो नेशनल असेंबली उसके लिए इन्होंने धांधली की है। तो सारी क्राइसिस बन गई। यही लोग थे, यही आज अवैस नूरानी, जो उनके वालिद उसके मौलाना नूरानी होते थे। इनफैक्ट इन्होंने मजहबी कार्ड चलाया मौलाना नूरानी की पार्टी ने। रफीक बाजवा एक एडवोकेट होते थे, उन्होंने निजाम मुस्तफा का किस्सा चला दिया, और लोगों ने अपने सीने तान तान के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे गोलियां खाई। इनके गिरबान पकड़ के कोई पूछे कि किधर गया वो निजाम मुस्तफा, क्या राइज किया तुम लोगों ने? हर वो बात जो ये करते हैं, उसके बाद उससे फिर जाते हैं लोग। नतीजा ये कि ये झूठ बोल बोल के इन्होंने बर्बादी फेर दी। अब आज जलसा जो हुआ है, उसका नतीजा ये निकला कि लॉन्ग मार्च की फिर कोई तारीख नहीं। कहा जाता था कि ये आर या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ, और इल्जाम तराशियां और वही धंधा करके तो आप वापस चले गए। लोगों के लिए आपने क्या छोड़ा? लोगों को क्या पैगाम दिया? खानदान के लिए नारे लगवाए, मियां साहब जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदा, ये काम किया आपने।
तो मिला क्या लोगों को? आप धोखाधड़ी जितना भी जी चाहे झूठ बोल लें, लोगों को बुरा भला कह लें। मुझे जाती तौर पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर से हमदर्दी नहीं है। मुझे अगर हमदर्दी है तो पाकिस्तान के अवाम से, और दुख यह है कि ना इन्होंने खुद डिलीवर किया, ना दूसरे को डिलीवर करने का मौका दे रहे। और अगर वो भी डिलीवर ना कर सके तो बदकिस्मत हुए पाकिस्तान के अवाम। फिर इनको हुकूमतें देने के बजाय पाकिस्तान को और लीडर ढूंढने चाहिए। क्या 22 करोड़ लोगों के मुल्क में यही लोग रह गए हैं चंद एक कि हम गुलाम हैं इनके, फिर इनके खानदानों के, इनकी औलादों के, इनके बच्चों बच्चियों के? ये चीज दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को सोचना होगा। ये पहले भी आपके मुल्क का कोई मुकद्दर नहीं बदल सके, आइंदा भी नहीं बदल सकेंगे। और यही अलमिया है जहां आपने सही मानों में वोट सही इंसानों को दे के वोट को इज्जत देनी है। वोट जलील हो जाता जब आप किसी चोर चतर को वोट देते हैं। वोट जलील हो जाता जब आप पैसे लेके या बिरयानियां खा के किसी को वोट दे देते हैं। वोट उस वक्त दुरुस्त होता है जब आप अपने ईमान को जिंदा रख के हकदार को जाके दें, वो आपको भी उस आपका हक देगा। अगर आप हकदार को वोट नहीं देंगे तो आपको कभी हक नहीं देगा। उसके बाद रोना, पछतावा, पछताना, वो सब बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।